तो एमसीयू के फेज 1 के कैरेक्टर्स और फेज 5 के कैरेक्टर्स के पावर लेवल में कितना बड़ा गैप है मैं बताता हूँ। जहाँ फेज 1 में सबसे पावरफुल कैरेक्टर प्लैनेट और अपने फुल पोटेंशियल पर ज्यादा से ज्यादा एक गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वही फेज 5 में गैलेक्सी तो बहुत छोटी बात है, ये लोग सीधा रियलिटीज, टाइमलाइंस और मल्टीवर्स तक को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आज हम हमारे रैंकिंग का फाइनल पार्ट कवर करने वाले हैं, जहाँ हम फेज 5 के मोस्ट पावरफुल बींग्स की बात करेंगे। तो नंबर 10 एडम वॉरलॉक। तो इसे बनाया था सोवरन्स ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को बर्बाद करने के लिए। बेसिकली एडम एक परफेक्ट बीइंग बनने वाला था जो आगे चलकर सोवरन रेस में सबसे पावरफुल देखने मिलता, पर हाई एवोल्यूशनरी की वजह से एडम को टाइम से पहले अपने ककून से बाहर निकाल दिया। इसलिए एडम उतना पावरफुल और मेंटली मैच्योर बना ही नहीं जितना उसे होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद भी एडम एंटायर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मेंबर से ज्यादा पावरफुल देखने मिला। इस पर ना तो स्टार लॉर्ड के लेजर्स काम कर रहे थे और ना ही नेबुला के एनर्जी अटैक्स। इसने तो ड्रैक्स की स्ट्रेंथ को भी सरपास कर दिया था। एडम इस फाइट में सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि वो अटैक के लिए प्रिपेयर नहीं था, पर एडम मेंटली अभी एक बच्चा ही है, इसलिए वो टाइम के साथ बहुत सी चीजें सीखेगा और फिर और पावरफुल बन जाएगा। वैसे कॉमिक्स में एडम का कॉस्मिक लेवल इवेंट में बहुत बड़ा योगदान रहता है, पर एमसीयू अभी सीक्रेट वॉर की तरफ जा रहा है जहाँ एडम वॉरलॉक और बाकी गार्डियंस का ज्यादा रोल नहीं होगा। इसलिए हो सकता है एडम उस लेवल की ग्रेटनेस कभी अचीव ना करे जैसे वो कॉमिक्स में कर चुका है। नंबर 9 रेड हल्क। अब जनरल रॉस, जिसने अपनी सारी जिंदगी एक चीज से नफरत की, आगे चलकर रॉस वही मॉन्स्टर बन गया। बेसिकली लीडर ने रॉस को बिना बताए गामा रेडिएशन वाले टैबलेट्स दे दिए और फिर रॉस बन गया रेड हल्क। अब लॉजिकली देखा जाए तो रेड हल्क ग्रीन हल्क जितना ही पावरफुल होना चाहिए और कॉमिक्स में इसके पास हीट जनरेशन एबिलिटी है, लेकिन एमसीयू में इस एबिलिटी को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। हो सकता है फ्यूचर में एबिलिटी देखने मिल जाए, पर रेड हल्क ने सिर्फ एक पंच में सैम विल्सन के वाइब्रेनियम विंग्स को ढीला कर दिया था, व्हाइट हाउस को तोड़ दिया और इसने तो सबसे बड़ी काइनेटिक एनर्जी ब्लास्ट से भी सर्वाइव किया है। और फर्स्ट अपीयरेंस के हिसाब से रेड हल्क ने काफी अच्छी फीट्स दिखाई है, पर हो सकता है आगे चलकर ये थंडरबोल्ट्स का मेंबर बन जाए क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा ही होता है। नंबर 8 सेंट्री। अब सेंट्री एमसीयू में अपीयर होने से पहले बहुत पॉपुलर था क्योंकि कॉमिक्स में एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर रह चुका है जिसने गॉड्स और सेलेस्टियल जिसको मार रखा है, पर सेंट्री और ज्यादा फेमस हो गया जब थंडरबोल्ट्स में दिखा। अब ऑफ कोर्स जहाँ कॉमिक्स में इसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है, तो एमसीयू में एक डिग्रेडेड वर्जन देखने मिला सिर्फ 1000 सन्स की पावर के साथ। लेकिन फिर भी सेंट्री 5 सबसे पावरफुल सूप्स में से ऑलरेडी एक बन चुका है। फीट वाइज देखे तो इसने इजीली थंडरबोल्ट्स को नॉकआउट कर दिया था। फेजिंग का असर इस पर नहीं होता है, सुपर सोल्जर्स के कंपैरिजन में बहुत फास्ट है और साथ में इमॉर्टल है, जिसकी वजह से अगर सेंट्री मर भी गया तो वो वापस जिंदा हो जाएगा। फिर हीट मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस और हीट विजन जैसी एबिलिटीज की तो बात अभी तक हमने शुरू भी नहीं की। और अब फ्यूचर में सिर्फ 2 चीजें सेंट्री के साथ होने वाली है, एक तो डॉक्टर डूम और सेंट्री की खतरनाक फाइट हमें देखने मिलेगी, या फिर डूम सेंट्री और वॉइड को यूज करेगा बैटल वर्ल्ड को बनाने के लिए। नंबर 7 कैसेंड्रा नोवा। अब एमसीयू में आज भी बहुत सारे म्यूटेंट्स को अपीयर होना है, लेकिन फीट वाइज देखें तो अभी तक कैसेंड्रा नोवा सबसे पावरफुल म्यूटेंट हमें देखने मिली क्योंकि इसने उस लेवल के काम किया है। बेसिकली चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन है जिसे बचपन में वॉर्ड में फेंक दिया था और तब से वॉर्ड पर रूल करती है। इसलिए वेरिएंट के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो अलग का खाना बन जाओ या फिर कैसेंड्रा की गुलामी करो। पर कैसेंड्रा एक टेलीपैथ है, इसलिए अपने ब्रेन पावर से बहुत सी चीजें कर सकती है, जैसे अपने आप को हील कर लेना। ह्यूमन टॉर्च जैसे एनहांस्ड ह्यूमंस का क्या हाल हुआ था हम सब ने देखा है, फिर टेलीकिनेसिस भी इसे बहुत अच्छे से आती है और इसने मैग्नेटो, क्विकसिल्वर और डॉक्टर स्ट्रेंज को मौत के घाट उतार दिया। इनफैक्ट जब तक कैसेंड्रा को मैग्नेटो या जगरनॉट का हेलमेट नहीं पहनाते हो उसकी पावर्स ब्लॉक नहीं होगी, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कैसेंड्रा को कितना डैमेज दे दो, वो आखिर में हील हो जाएगी। और क्योंकि इसकी स्लिंग रिंग में रियलिटी और टाइम स्टोन है, इसलिए डायमेंशनल और मल्टीवर्सल ट्रेवल भी कर सकती है। नंबर 6 वॉइड। अब वॉइड सेंट्री की डार्क पर्सनैलिटी है। हम सबको पता है कि सेंट्री की एंटायर पावर्स डिपेंडेंट है उसके मेंटल स्टेबिलिटी पर, और अगर सेंट्री मेंटली थोड़ा सा भी वीक हुआ या उसका ब्रेन काम करना बंद कर दे तो वॉइड बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। अब वॉइड कोई बीइंग नहीं है, ये एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है डिप्रेशन और खालीपन का, इसलिए वॉइड को फिजिकली डैमेज देना इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट किसी को भी बैटल में बीट करने के लिए वॉइड को बस अपना एक हाथ ऊपर करना है और सामने वाला वही वॉइड के डार्कनेस में ट्रैप हो जाता है, और इस डार्कनेस में वॉइड अपने एनिमी को इमॉर्टल बना सकता है, जिसकी वजह से एटर्निटी तक वो अपने एनिमी को टॉर्चर कर सकता है। पर ये एबिलिटीज अभी तक कॉस्मिक एंटिटीज जैसे गैलेक्टस या सेलेस्टियल पर काम करेगी या नहीं वो अभी क्लियर नहीं है। और कुछ सुपर फैंस को लग सकता है कि वॉइड काफी नीचे रैंक कर रहा है, लेकिन एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर होने के बाद भी वॉइड सिर्फ प्लैनेटरी लेवल तक ही रैंक करता है, और एमसीयू में तो अभी तक ये सिटी लेवल पर ही है, और लिस्ट के बाकी कैरेक्टर्स के लिए सिटी को डिस्ट्रॉय करना बच्चों का खेल है। जिससे नंबर 5 कैंग। अब वैसे तो कैंग का हर एक वेरिएंट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन कॉन्करर का टाइटल सिर्फ इसे मिला था।
ऊपर से जो चीज कॉस्मिक एंटिटीज नहीं कर सकते वो काम कैंग बस अपने टेक्नोलॉजी के भरोसे कर देता है। कैंग द कॉन्करर ने ना जाने कितने सारे टाइमलाइंस, यूनिवर्सेस और एवेंजर्स को मिटा दिया। ये टाइम के साथ इतना ज्यादा डेंजरस बन गया था कि काउंसिल ऑफ कैंग्स ने मिलकर इसे क्वांटम रियलम में ट्रैप कर दिया था। पर जेनेट के धोखा देने से पहले कैंग अपना सूट अप कर लेता है और ये ऐसा सूट है जो कैंग के दिमाग से कंट्रोल होता है। इसलिए इंसान होने के बाद भी अपने सूट के भरोसे कैंग बहुत सारी एबिलिटीज को यूज कर सकता है, जैसे एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, फोर्स फील्ड क्रिएट करना, टेलीकिनेसिस और पोर्टल क्रिएशन। लेकिन कैंग द कॉन्करर की भी कुछ लिमिटेशंस है, जिसे टाइम स्पेयर के बिना कैंग टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकता, और अगर किसी वजह से सूट खराब हो जाता है तो कैंग अपनी ज्यादातर पावर्स को खो देता है। नंबर 4, अलोथ। अब लोकी सीजन 1 एपिसोड 5 के बाद अलोथ की फिर से एंट्री होती है डेडपूल एंड द वोल्वरिन में, जो फेज 5 का पार्ट है, और अलोथ का काफी खौफ यहाँ पर देखने मिला। फर्क नहीं पड़ा वॉइड में कौन कितना पावरफुल है, अलोथ के सामने किसी की नहीं चलती, फिर वो चाहे म्यूटेंट्स हो, डेडपूल या वोल्वरिन हो या फिर खुद कैसेंड्रा नोवा हो, अलोथ के सामने आती सबकी फट जाती है। जो मॉन्स्टर टाइमलाइंस और रियलिटीज को खा जाता है उसके लिए कुछ म्यूटेंट्स को खाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कैसेंड्रा बचपन से अलोथ को देखती आ रही है, इसलिए इनके बीच एक बॉन्डिंग बन चुकी है। लेकिन फिर भी कैसेंड्रा को अलोथ के लिए खाना ढूंढना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो अलोथ कैसेंड्रा को ही खा जाएगा। नंबर 3, मेफिस्टो। अब मेफिस्टो सबसे मैनिपुलेटिव और पावरफुल बींग्स में से एक है, क्योंकि एक सैटर्न है जो हेल का रूलर है। अब इसकी ओरिजिन क्लियर नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्स से पहले एग्जिस्ट करता था। वैसे तो मेफिस्टो ने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन डीमन मैजिक यूज करते हुए इसे हमने देखा है। मेफिस्टो ने खुद बोला था कि वो चाहे तो एंटायर सिटी का टाइम रोक सकता है। फिर ये जिंदगी से हारे हुए लोगों से डील करता है, पर मेफिस्टो के क्लाइंट्स को सब मिल जाता है जो उन्हें चाहिए होता है। हाँ, ये बात अलग है, कुछ नेगेटिव्स भी देखने मिल जाते हैं, पर अगर हम कॉमिक वाइज बात करें तो मेफिस्टो ऑलमोस्ट इक्वल है गैलेक्टस से। हाँ, अगर मेफिस्टो अपने हेल डायमेंशन में ना हो तो इसे बीट कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मार नहीं सकते क्योंकि ये इमॉर्टल है। पर अगर मेफिस्टो अपने हेल डायमेंशन में हो तो इसे बीट करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 2, डेथ। अब लेडी डेथ की ओरिजिन नहीं है, ये कॉस्मिक एंटिटी है जो खुद एम्बॉडीमेंट है मौत की। मतलब जैसे हेला मौत की देवी है, वैसे ही डेथ खुद मौत है, जिसे हमने आखिरी बार अगाथा सीरीज में देखा था। अब डेथ टॉप टियर कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है जो यूनिवर्सल लेवल पर रियलिटी मैनिपुलेशन इजीली कर सकती है। पर इतना पावरफुल होने के बाद भी डेथ के कुछ लिमिटेशंस है, जैसे सामने वाले को बहुत बुरी तरीके से कूट सकती है, लेकिन अगर सामने वाले की किस्मत में मौत ना लिखी हो तो डेथ उसे नहीं मार सकती। पर डेथ एक ग्रीन विच भी है, इसलिए इसे एलिमेंट्स को कंट्रोल करना आता है। ये नेचर की एनर्जीज को चैनलाइज कर सकती है, और जब तक यूनिवर्स में एक भी लिविंग बीइंग एग्जिस्ट करता है तब तक डेथ को परमानेंटली मारना इम्पॉसिबल है। और फाइनली नंबर 1 पर आता है लोकी। अब लोकी मल्टीवर्स का अकेला ऐसा एसगार्डियन गॉड है जो कॉस्मिक एंटिटीज से भी ऊपर रैंक करता है, क्योंकि सीजन 2 के फिनाले तक लोकी टाइमलाइंस को समझ लेता है और अपनी पावर्स को यूज करता है मल्टीवर्स की टाइमलाइन को स्टेबल करने के लिए। लोकी अब एक मल्टीवर्सल बीइंग बन चुका है जो अपने एक थॉट से एंटायर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके फिर से बना सकता है। लोकी अब खुद एक चलता फिरता फैब्रिक ऑफ मल्टीवर्स है, इसलिए अगर कल को लोकी किसी वजह से मर गया और उसकी जगह किसी ने नहीं ली तो एंटायर मल्टीवर्स कोलैप्स कर जाएगा, और हो सकता है डॉक्टर डूम लोकी को मार के मल्टीवर्स कोलैप्स कर दे, क्योंकि उसे आखिरकार अपना बैटल वर्ल्ड भी फॉर्म करना है। लेकिन गॉड ऑफ मल्टीवर्स के साथ आज की लिस्ट और रैंकिंग सीरीज यही खत्म होती है। वैसे फैंटास्टिक 4 के साथ फेज 6 शुरू हो चुका है, लेकिन फेज 6 की रैंकिंग आज से 3 साल बाद 2028 में आएगी, क्योंकि फेज 6 को खत्म होने में 3 से 4 साल का समय लग जाएगा। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको सारे फेजेस में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। और आज की लिस्ट यही तक थी, लेकिन फेज 5 की क्रोनोलॉजिकल लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको देखने मिल जाएगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे रैंडम क्वेश्चन सीरीज में, तब तक गुड बाय।